हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त का द हिंदू पेपर। तो द हिंदू एनालिसिस करेंगे 14 अगस्त का। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज वाला कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ 3 बार आपका रिविजन कराया जाएगा फ्रॉम जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक का। यहाँ पे डेली नहीं, मैराथन लेक्चर्स होंगे हर वीक में एक, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैराथन लेक्चर्स होंगे, इसके बाद आपके एक मॉक टेस्ट होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। तो कुल मिला के काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे आपको कवरेज मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। सारे फैकल्टीज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। एंड अगर आपको ये कोर्स को अवेल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हमारे पास है पहला टॉपिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए रूल्स आए हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजन है इसको देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों न्यूज़ में है इसको भी समझेंगे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, इसको देखेंगे। अफगानिस्तान एंड द वर्ल्ड, देखो अफगानिस्तान का टॉपिक मैं बार बार इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके अलावा कुछ और पेपर में आ भी नहीं रहा है। जितने मैंने टॉपिक्स लिखे ना इस बार, तो आज तो बस इतने ही आए हैं। वैसे मैं आपको लेफ्ट ओवर टॉपिक्स देती हूँ, आज कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स भी नहीं है। तो अफगानिस्तान एंड वर्ल्ड ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। अफगानिस्तान से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स आज आए हैं, तो मैंने तीनों को यहाँ पे लिया है, ओके। एंड देन GS3 में इकोनॉमी में से ग्रोथ नीड्स स्टेप बियॉन्ड रिफॉर्म, ये एक एडिटोरियल आया है, इसको देखेंगे। एंड GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। देन टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, अ डायमंड इज अ चंक ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर। तो एक डायमंड कैसे बनता है? कोयले से बनता है, जब कोयले पे बहुत प्रेशर पड़ता है। वैसे ही ह्यूमंस होते हैं, हम लोग हैं, जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हम प्रेशर में ही निखर के आते हैं। तो जितना प्रेशर डायमंड को पड़ता है ना, उतना प्रेशर अगर आप पे पड़ रहा है तो आप समझिए कि आप भी आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ये प्रेशर हमारे काम का ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रेशर अच्छा ही होता है, तो प्रेशर लेना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। विद दिस पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं। मोर अफगान सिटीज फॉल एज तालिबान नियर काबुल। तो देखो कल परसों की ही एक न्यूज़ थी जिसमें हमने देखा था, तो हमने इसमें देखा था यूएस ने वार्न किया था कि 90 डेज में काबुल के ऊपर तालिबान अपना कब्जा कर सकता है। लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है। हर घंटे के साथ तालिबान जो है अफगानिस्तान पे कब्जा करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैप दिखाया था अफगानिस्तान का, और मैंने बताया था इतनी जो प्रोविंसेस हैं वो अफगानिस्तान ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, 6 दिन में 6 डेज में इन्होंने लगभग 17 to 18 प्रोविंसेस के जो कैपिटल हैं उन पे कब्जा कर लिया 6 डेज में, जस्ट 6 डेज में, ओके। हर घंटे के साथ अफगानिस्तान का मैप बदल रहा है। मैप कैसे बदल रहा है कि कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन उसमें तालिबान कंट्रोल कर रहा है, ये मैप बदलता जा रहा है, ठीक है, हर घंटे के हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान ने अभी कंधार जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है अफगानिस्तान की, उस पर कंट्रोल कर लिया है। और अब बहुत ही ज़्यादा करीब है अफगानिस्तान में तालिबान काबुल पे कंट्रोल करने के लिए। और काबुल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल है। अच्छा, तालिबान क्या है? तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप समझ सकते हैं, जो अफगानिस्तान में कंट्रोल पाना चाहती है, ठीक है। तो अब ये जो तालिबान है, ये क्योंकि इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर किसी को ये अंदाजा हो गया है कि अब अफगानिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है तालिबान से, इसीलिए यूएस और ब्रिटेन जितने भी सिटीजन उनके अफगानिस्तान में हैं उनको सबको इवैक्यूएट करने के लिए अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया की भी कई सारी एम्बेसीज हमने बंद कर दी है इंडिया ने। और यहाँ के इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो भी क्विट करके, अपनी जॉब से रिजाइन करके देश छोड़ के भाग गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और कल ही एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि तालिबान के साथ हम पावर शेयर करने को तैयार हैं। आप सोचिए, कोई गवर्नमेंट ये क्यों कहेगी कि हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी पावर्स को शेयर करने को तैयार हैं? इसीलिए क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारी कंट्री तो ऐसे नहीं बचने वाली, वायलेंस में पूरी तरह से फंस जाएगी। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यूएस के ट्रूप्स के जब से विड्रॉल स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो देखो अभी तक जो है कांधार पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक लोगार प्रोविंस है, लोगार प्रोविंस के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। अभी बस 3 प्रोविंसेस के कैपिटल्स बचे हुए हैं, 3 मेजर सिटीज़ बची हुई हैं, मज़ार शरीफ, जलालाबाद और जो ये काबुल है, ये तो ये 3 सिटीज़ सिर्फ बची हुई हैं। अच्छा देखो, जो ये साइड वाला मैप है ना, ये मैंने इसीलिए लगाया सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए अफगानिस्तान का। ये जितने भी सबसे बड़े 10 लार्जेस्ट प्रोविंसेस हैं ना, इनका मैप है। तो कुल मिला के 34 प्रोविंसेस हैं
अफगानिस्तान में। अच्छा, ये 34 प्रोविंसेस हैं और 34 में से लगभग 18 प्रोविंसेस में कल रात तक की मैं न्यूज़ दे रही हूँ, 34 से 18 प्रोविंसेस में अभी तक तालिबान ने कब्जा कर लिया है, मतलब 50% से भी ज़्यादा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि 60% जो टेरिटरी है ना वो तालिबान ने एक्वायर कर ली है, सिर्फ 40% अभी गवर्नमेंट के पास है, और उसमें भी पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ कुछ में ही है, बाकी जो है डिस्प्यूटेड है बिटवीन तालिबान एंड गवर्नमेंट। तो देखो ये मैप है, ठीक है, इसमें मेजर 10 लार्जेस्ट सिटीज़ जो हैं ये अफगानिस्तान की, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो काबुल तो इसकी कैपिटल है ही सही, देन गजनी, ओके, देन कांधार जिसके ऊपर अब इन्होंने कब्जा कर लिया, हेरात इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है, फरियाब, बल्ख, कुंदुस, तखार, ठीक है, बदख्शान। तो देखो सिर्फ अभी काबुल बची हुई है जो मेजर सिटी है, इसके ऊपर कब्जा करना सिर्फ इसके ऊपर बचा हुआ है। तो देखो ये मैप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको इसमें सिटीज़ के नाम याद रखने हैं। ये ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल्ख, बाल्ख जो प्लेस न्यूज़ में थी, बाल्ख, फरियाब, हेरात, तो ये कौन सी कंट्री में आते हैं। देखो ये हेरात, कंधार, गजनी, काबुल, ये सब सबको पता होगा, ठीक है, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना है, फरियाब, बल्ख, कुंदूस, तखार, बदख्शान और नंगरहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रीलिम्स में इस बार अफगानिस्तान से पूछने के बारे में, ठीक है। देन अफगानिस्तान की जब बात करें तो अफगानिस्तान में अभी का क्या मैप है, देखो ये कल रात का ही मैप है, 13 अगस्त का मैप है, अल जजीरा का, ठीक है, इस साइट से लिया है मैंने। तो तालिबान ने लगभग 18 प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो देखो कौन कौन से एरियाज पे अभी तक कब्जा कर चुकी है, ये आप एक बार सिटीज़ देख लेना, PDF आपको इसमें मिल जाएगी, कमेंट्स में भी मिल जाएगी, पिन किया हुआ कमेंट है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो एक बार इस मैप को खोल के देखना ज़रूर, ठीक है। तो देखो फैज़ाबाद में बदख्शान है, फिर बगलान है उल खुमरी में, फिर यहाँ पे लोगार है, फिर गजनी है, फिर उरुगजान है, जाबुल है, कांधार है, हलमान का लश्करगाह है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरांज, फारा, हेरात, ठीक है, फरूसखो, उसके बाद काला नौ, फिर ये सरे पुल, शबरगान, और ये आयबाक, कुंदूस, तलुकान और फैज़ाबाद। ये है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार भी आप इनको देख लोगे ना, 2-3 दिन अगर देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अफगानिस्तान से रिलेटेड ही होंगी। अच्छा देखो अब इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ इसकी। यहाँ पे ये देख लो बस आप, ओपियम पॉपी कल्टिवेशन होता है, अफगानिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओपियम का वर्ल्ड में। तो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि अफगानिस्तान किस लिए हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया जो है ना सैंडविच्ड है एक गोल्डन क्रीसेंट और एक गोल्डन ट्रायंगल के बीच में, और अफगानिस्तान इज द पार्ट ऑफ गोल्डन क्रीसेंट। ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, ये ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो जैसे ये ओपियम प्रोड्यूस करता है अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा, तो अफगानिस्तान के साथ 2 और कंट्रीज हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये भी ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारा इंडिया, और यहाँ पे आता है गोल्डन क्रीसेंट, ओके सॉरी गोल्डन ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये गोल्डन क्रीसेंट बनाता है और ये गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो देखो ये जो 3 कंट्रीज हैं और यहाँ पे ये 3 कंट्रीज हैं, ये दोनों ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मतलब ये ग्रुप्स हैं ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री का, और इंडिया बीच में आता है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट जो है वो इंडिया से होकर गुजरता है। इसी के कारण क्या होता है कि हमारे देश में भी ड्रग अब्यूज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया से होकर ड्रग्स गुजरते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने आपको ओपियम पॉपी कल्टीवेशन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होता है ये बताया हुआ है, ठीक है। देन एक और आर्टिकल आया, ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है अबाउट तालिबान, ठीक है। तो तालिबान की किस तरह से विक्ट्री हो रही है, इसमें इसकी टाइमलाइन दी हुई है कि एक एक करके किस तरह से तालिबान पूरे अफगानिस्तान को हराता जा रहा है या जीतता जा रहा है। देखो ये जो है ये आज 12 अगस्त का मैप है, और इसमें आप देख सकते हो जो रेड पोर्शन है ना ये तालिबान का कंट्रोल है, जो ब्लू पोर्शन है ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इतना ज़्यादा तालिबान ने अफगानिस्तान में एंट्री कर ली है, ठीक है। अगस्त 6 से इनका पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जरांज में सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया, और आज अगस्त 13 है, ठीक है। इस तक आते आते 18 प्रोविंसेस के कैपिटल्स को, बड़ी बड़ी सिटीज़ को इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले जरांज में किया, उसके बाद सरे पुल, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुंदूज में किया, तलुगान में किया, ऐबाक में किया, फरा में किया, पुल खुमरी में किया, फैज़ाबाद, गजनी, हेरात एंड कंधार, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। विद इन 6 डेज, यू कैन इमेजिन 6 डेज के अंदर इन्होंने 18 प्रोविंसेस पे कब्जा कर लिया है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लगभग 242 अफगानिस्तान सिटीज़ जो हैं, इस पे आज की डेट में तालिबान का कंट्रोल है। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये 12 अगस्त तक का डाटा ले रहा है, मतलब आज की डेट में तो और ज़्यादा होंगे। तो 242 इसमें तालिबान का बता रहे हैं और लगभग 65 जो सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पास है। तो अभी तो आप देख लो कि कितना और ज़्यादा बढ़ गया होगा। मैंने आपको बताया तालिबान के पास अभी तक कंट्रोल जो है वो 60% के आसपास जो टेरिटरी है उसको तालिबान ने अभी कंट्रोल करके रखा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें प्लान बताया गया है कि किस तरह से तालिबान इतना जल्दी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जो पूरा अफगानिस्तान है इनको किस तरह से प्लानिंग करके इन्होंने कब्जा किया है। देखो आप देखोगे कि सबसे पहले ना नॉर्दर्न जो एरिया था अफगानिस्तान का उस पर कब्जा कर लिया, सो दैट जो एड आ सकती है आसपास के कंट्रीज से वो ना आ पा सके अफगानिस्तान के पास। फिर इन्होंने पूरे बाउंड्री पोर्शन को कवर किया है अफगानिस्तान को, जो बॉर्डर्स थी ना अफगानिस्तान पे, जो बॉर्डर्स पे सिटीज थी पहले उनको कवर किया है और अब वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सो दैट बाहर का कोई एड ना मिल सके अफगानिस्तान को, इसीलिए इन्होंने ऐसा प्लान किया है। इसके अलावा ये भी चीज़ कही गई है कि पहले जो सिचुएशन थी 1990s में, उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है आज की डेट में। इनफैक्ट जितना हमने सोचा था, जैसे यूएस ने प्रिडिक्ट किया था 90 डेज लगेंगे काबुल तक पहुंचने में, देखो 2 दिन में हालत ऐसी हो गई है कि काबुल तक कल परसों में भी पहुंच सकता है ये। तो इतना जल्दी हो रहा है जितना सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो वर्स कंडीशन है पहले से लेके। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक आर्टिकल है कि ये जो पूरा चीज़ हो रही है ये इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी। तो देखो सबसे पहले तो इंडिया की और अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान को हम अपनी पार्टी में ले सकें, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रांग बना सकें। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की इंडिया के लिए। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ, सबसे पहला ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया है और यूरोप है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तो ये हमारे लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनना था वो इसी से होकर गुजरना था, अफगानिस्तान से होकर गुजरना था। फिर एक हमारी पाइपलाइन की बात की थी हमने, गैस लाइन की, तापी। ठीक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया आने वाले थे, इसमें भी अफगानिस्तान की ज़रूरत थी हमको। फिर इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जमावड़ा बना रहता है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर क्योंकि तालिबान, देखो तालिबान जो है ना इसका पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हैं, तो अभी तक तो अच्छे रिलेशन हैं, इसीलिए हमारे लिए खतरा है कि पाकिस्तान कम नहीं था, तालिबान भी आ गया। ठीक है, इसके बाद ये एक ड्रग ट्रैफिकिंग का भी इशू है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ये सेंटर में पड़ता है गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के, तो यहीं से पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इसीलिए हमारा देश भी बहुत वल्नरेबल हो जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर। ठीक है, तो सोशल इशू भी हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे दिलाराम जरांज हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है, गार्लैंड हाईवे बनाया है, सलमा डैम बनाया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, बहुत ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। ओके, और हम बाईपास करना चाहते थे पाकिस्तान को। ठीक है, तो इसीलिए भी हमने अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हुए थे, और अफगानिस्तान में भी हमारी अच्छी रेपुटेशन थी, हमारी सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड की मूवीज़ को बहुत पसंद करते थे अफगानिस्तान वाले। लेकिन कोशिशें हमने पूरी की कि गवर्नमेंट को वहाँ स्ट्रॉन्ग करा जा सके, जैसे हार्ट ऑफ एशिया समिट हमारे यहाँ बहुत बार हुई है। ठीक है, ये जो थी ये अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए समिट की जाती थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अभी नहीं आ पाई है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी। मैंने आपको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप समझाया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अब देखो ये वाला आर्टिकल बताता है कि किस तरह से इंडिया के ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। तो देखो इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले चीज़ ये कही गई है कि हिंदूज और सिख्स की हम मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन क्या हम वहाँ के मुस्लिम्स की हेल्प कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे अगर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने अपना गढ़ बना लिया तालिबान के साथ अफगानिस्तान में, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान उसको एक मिलिट्री सपोर्ट भी देता रहेगा, तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड के ऊपर हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तालिबान जो है वो ग्वादर को यूज़ करके अपना ट्रेड करेगा, लेकिन हमने तो चाबहार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और चाइना भी हमको इजीली इनसर्कल कर पाएगा क्योंकि ग्वादर स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेडिकलाइजेशन का भी एक खतरा है। क्यों, क्योंकि जब टेररिज्म बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमारे यूथ को वो रेडिकलाइज करने की कोशिश करें, हमारे यूथ को टेररिज्म की तरफ घसीटने की कोशिश की जाए। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास। एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के प्रिंसिपल पे बने रहें, अड़े रहें। ठीक है, और हम तालिबान से कोई बात ना करें, हम
हम उल्टा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करें गवर्नमेंट को, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें गवर्नमेंट को, सो दैट वो भी तालिबान को से लड़ सके। लेकिन देखो इसमें यह है कि हम अगर पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो तालिबान से हमारी जो है दुश्मनी हो जाएगी और फिर हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड वाले में हमारे पास और प्रॉब्लम ये है कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है वहाँ पे अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी किया हुआ है श्रीलंका में, और श्रीलंका में एक थैंकलेस वेंचर बन के रह गए थे हम वहाँ पे, क्योंकि जबकि हमने वहाँ पे सपोर्ट किया था वहाँ के लोगों को, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी मिलिट्री वहाँ गई तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता था श्रीलंका में। इसके बाद ये कर सकते हैं कि हम तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाएं और जितना हो सके हम पाकिस्तान को दबा के इंडिया को ऊपर उठाने की कोशिश करें तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट बना के, ठीक है। चौथा ये हो सकता है कि हम वेट एंड वॉच करें अभी कि होता क्या है, ठीक है, क्योंकि एक देखो एक ट्रोइका प्लस ग्रुप था, ठीक है, ट्रोइका प्लस ग्रुप है जिसमें अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं, ठीक है। तो ट्रोइका ग्रुपिंग जो है, ट्रोइका प्लस ग्रुपिंग, ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ओके। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मोर प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड। तो देखो प्लास्टिक आइटम्स को बैन करने के लिए एक नया मैनेजमेंट रूल्स लाए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। अभी तक क्या होता था, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाता था, अब इसमें मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग को भी यहाँ पे बैन किया जाएगा। पहले क्या होता था 50 माइक्रॉन्स तक अगर आप कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हो 50 माइक्रॉन्स की थिकनेस वाला तो वो बैंड था, क्योंकि बहुत थिन हो गया, इसीलिए इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, रिसाइकल भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये 50 माइक्रॉन तक का जो प्लास्टिक होता था उसको बैन कर दिया था हमारे यहाँ पे। लेकिन ये वाले जो अमेंडमेंट रूल्स हैं ये कहते हैं कि 100 माइक्रॉन तक का अगर कोई प्लास्टिक है उसको भी बैन किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो मल्टी पैकेजिंग बैन हो गई, 100 माइक्रॉन तक का प्लास्टिक बैन हो गया। इसके साथ साथ कई सारे और प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल रेंजेस ऑफ प्लास्टिक्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। जैसे अगर ईयरबड्स हैं उसमें प्लास्टिक स्टिक्स हैं उसको बैन कर दिया, प्लास्टिक फ्लैग्स को बैन कर दिया, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, कटलरी, इन सबको बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसमें बैनिंग का एक प्रिंसिपल लगाया गया है कि हाई लिटरिंग पोटेंशियल और लो यूटिलिटी, अगर लिटरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और यूटिलिटी कम है तो उन सबको बैन कर दिया गया है, उन सारे प्लास्टिक्स को बैन करने की बात की है इन अमेंडमेंट रूल्स में, ओके। और यहाँ पे देखो जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट होता है ना, जो फूड वगैरह को पैक करने के लिए काम आता है, इसको बैन नहीं किया गया है। और जो सैशेज होते हैं जिसमें गुटखा, पान मसाला ये सब मिलता है, इन सबको बैन कर दिया गया है, ठीक है। फोर्थ, यूएनईपी की काउंसिल हुई थी, इसमें हमने बोला, हमने एक रिजोल्यूशन लाए हम कि हम पूरी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे हमारे यहाँ पे बाय 2022। तो हमारा ये टारगेट भी है कि 2022 तक हमें सारे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना है, और ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, सो दैट हम अपने क्लाइमेट चेंज को जो टारगेट्स हैं हमारे उसको अचीव कर सकें। इसके बाद इसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और स्टेट्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। और एक स्पेशल टास्क फोर्स की बात की गई है कि स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया जाए इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविजन है कि हर किसी की अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दी गई है। जैसे वेस्ट जनरेटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लोकल बॉडी की, ग्राम पंचायत की, मैन्युफैक्चरर्स की, इंपोर्टर्स, प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना आए, और आए तो किस तरह से इसको कलेक्शन करके डिग्रेड करना है, ये सब इसमें बताया गया है। ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, उन प्लास्टिक मटेरियल्स पे जो कंपोस्टेबल है, ठीक है। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल्स पे ये लागू नहीं होगा। अब देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे देश की क्या स्थिति है इसकी भी बात कर लेते हैं। सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 में। इसमें ये सामने आया कि लगभग 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, इतना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे यहाँ पे होता है। 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स प्लास्टिक वेस्ट हमारे यहाँ जनरेट होता है हर साल, ठीक है। ये 2018-19 की रिपोर्ट है। इनफैक्ट गोवा, आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि गोवा में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, डबल देन व्हाट हैपन्स इन दिल्ली। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है और इसके लिए ये अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं, ठीक है। तो यही इशू था। देन आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इसमें कुल मिला के ये सब कहा गया है कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए लगभग इतने रुपए खर्च किए थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी कोविड के टाइम पे। जैसे कुछ स्टेट्स ने फ्री कर दिया था टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कोविड का, कुछ स्टेट्स ने इस स्कीम का यूज़ करते हुए अपनी तरफ से जो था फ्री दिया लोगों को टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये सब कुछ, ठीक है। तो लगभग
20 लाख टेस्ट हुई हैं और 7 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है इस योजना के अंतर्गत। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अच्छा, इसको नोडल मिनिस्ट्री कौन है, नोडल एजेंसी कौन है जो आयुष्मान भारत स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करती है? ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम के भी हैं। अब देखो, जब मैं आयुष्मान भारत की बात करती हूँ, आयुष्मान भारत में मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक है वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देखो, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये बेसिकली वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो किसी गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली फंडेड है। तो इसमें इस स्कीम में क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हर फैमिली को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। तो लगभग 10 करोड़ फैमिलीज को ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। तो मतलब 50 लाख करोड़, ठीक है। तो इतना यहाँ पे कवर किया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 10 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का ये दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की। तो देखो, ये टर्शरी और सेकेंडरी इस ट्रीटमेंट के लिए आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसका प्रोविजन है, ठीक है। और इस हेल्थ इंश्योरेंस को भी आप टर्शरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करोगे। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड है। एक और नई चीज़ बता दूं मैं प्रीलिम्स के लिए, सेहत, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी इस स्कीम के साथ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस हर रेसिडेंट को दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है। तो ये सेहत याद रखना आप, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड एडिटोरियल है, इसको एंड में करते हैं, पहले दूसरे देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, ठीक है। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? ये देखो, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब है कि इसमें बेसिकली क्या है कि जो पुरानी व्हीकल्स हो गई हैं उनको स्क्रैप करके आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, जिस इंसेंटिव से आप नई व्हीकल थोड़े कम दामों पे कम एक्सपेंडिचर करके खरीद सकते हो। ये पूरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है। बेसिकली एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, एनवायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या है, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी बोलते हैं इसको। इससे एक सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट होगी हमारे यहाँ पे, सो दैट रिसाइकलिंग हो सके, जो भी वेस्ट आ रहा है उसकी, और उससे नई चीज़ें बनाई जा सके, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मोबिलिटी सेक्टर है ना इंडिया का, उसको चेंज करने की बात की गई है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि सिस्टम कैसे चलेगा। जो भी व्हीकल्स 15 साल से पुरानी है गवर्नमेंट व्हीकल्स, और जो 20 साल से पुरानी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, इनको स्क्रैप करने की बात की गई है। सबसे पहले जो भी, अगर आपकी व्हीकल 15 साल या 20 साल से पुरानी है, तो पहले आपका फिटनेस टेस्ट होगा इस व्हीकल का। अगर ये फिट पाई जाती है तो ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रिन्यू कर दिया जाएगा। अगर नहीं पाई जाती है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे खारिज हो जाएगा, ठीक है। इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा और इसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा इस व्हीकल को। इसके बाद जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको वो अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पे अपनी व्हीकल को ले जाएगा, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको वहाँ पे से मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब उसको मिलेगा तभी वो जो इसके अंतर्गत इंसेंटिव दिए गए हैं उसको अवेल कर सकता है, सिर्फ एक बार, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये एक बार यूज़ करेगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। और गवर्नमेंट इसके बाद एक डाटाबेस मेंटेन करेगी कि उसने कौन कौन सी व्हीकल्स को स्क्रैप किया है, ठीक है। जिससे चोरी वगैरह की जो चीज़ें हैं ना वो भी सामने आ जाएगी। जब कोई व्हीकल को स्क्रैप कराने लाएगा तो उसका वेरिफिकेशन होगा कि ये चोरी की व्हीकल तो नहीं है, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। अब इंसेंटिव्स क्या क्या है इसमें, तो देखो, सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 4 से 6%, जो नई गाड़ी की कीमत है उससे 4 से 6% आपको मिलेगा स्क्रैप वैल्यू के तौर पे। फिर टैक्स रिबेट मिलेगा आपको। टैक्स रिबेट में क्या है कि आपने जो रोड टैक्स है वो कम भरना है, ठीक है। जैसे 25% आप कम भरोगे अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है, अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो 15% टैक्स रिबेट मिलेगा आपको रोड टैक्स के ऊपर। फिर न्यू व्हीकल अगर जो आप लेते हो तो उसमें आपको लगभग 5% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाते हो तो, ठीक है। और इसमें फी वेवर भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी जब आप अपनी नई व्हीकल लोगे तब, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स को स्क्रैप करने की बात की गई है जो 20 साल से पुरानी है, और 34 लाख व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुरानी, इन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा।
कौन कौन से दूसरे इनिशिएटिव्स हैं जो व्हीकल पोल्यूशन को खत्म करने के लिए लिए गए हैं? एक है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, फिर फेम इंडिया स्कीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं इनिशिएटिव्स के बारे में। ठीक है, अच्छा अब इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ नीड स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म्स। तो इसमें बात की गई है कुल मिला के कि जो 1990s के दौरान हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा था, उसमें से किस तरह हम उभरे हैं और क्या हमें आगे की स्टेप्स रखनी चाहिए। हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें इसमें कही गई है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1991 में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई क्राइसिस से ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया है, रीस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। इसके बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात की है कि पहले हम क्या करते थे और अब हम क्या करते हैं। इस चीज़ में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सबसे पहले कि ज़्यादा लाइसेंस सिस्टम जो था उसको हमने डिसमेंटल कर दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हमने स्टेट के रोल को यहाँ पे रीडिज़ाइन किया है और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को हमने बढ़ाया है। और तीसरी चीज़ ये कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की है। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसीलिए भी है कि हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को एक बार फेस कर लिया, तो हमारा एक्सपीरियंस भी आ गया ये। और डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर PV नरसिम्हा राव, ये जो थे इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इस बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे कर दिया मैंने असाइन। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि 1991 के बाद जो हमारे रिफॉर्म्स हुए उससे हमने कोशिश की कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और साथ में हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, सो दैट हमारी ग्रोथ सेक्टर जो है ना, ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़े। देन हमको यहाँ पे 3 चीज़ों से हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन। पहला कि ग्रोथ रेट हमारी क्या है, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है और पावर्टी रिडक्शन कितना है। अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो हमने देखा है कि ग्रोथ रेट हमारी बढ़ी भी है, बीच में कम भी हुई है, कोविड के कारण ज़्यादा कम हुई है, लेकिन जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो 2010-11 और 2005 के बीच में हुई है। 2005 से लेके 11 के बीच में जो GDP ग्रोथ रेट थी वो अच्छी बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बीच बीच में सरप्लस आया है, लेकिन बीच बीच में कम भी गया है। ठीक है, तो कुछ डाटा दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो आफ्टर लिबरलाइजेशन जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला तो हमारा रुपी के ऊपर जो स्ट्रेंथनिंग हुई है वो एक चीज़ हुई है, और हमारा एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जब बात करते हैं तो सिर्फ हम ग्रोथ रेट की बात नहीं करते हैं, हम पावर्टी रिडक्शन की भी बात करते हैं कि पावर्टी हमने कितनी करी कम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है कि हम तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग देखें कि अब हमारी पावर्टी किस तरह से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की अब ज़रूरत है कि कहाँ पे उन्हें किस तरह से रिफॉर्म करना है। एक प्लान्ड वे में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हम अच्छा चल रहे थे 2011 तक, उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, वो सीधा गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज करते, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा इन सोशल सेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारे वीक सेक्टर्स हैं जैसे लॉजिस्टिक, इसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसके बाद इक्विटी हमें लानी पड़ेगी हमारे नेशन में, क्योंकि इक्विटी के साथ ही इंक्लूसिवनेस आएगी और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। देखो, बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको सिर्फ नेगेटिविटीज़ नहीं देखनी है, आपको उसमें वे फॉरवर्ड देखना है, अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है, एंड दिस आर्टिकल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, तो ये हमने आज के सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ। आज से मैंने कोशिश की है कि हम प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को ऐसे थोड़े थोड़े करके डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आपको मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और दूसरा है प्रीएम्बल के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन हैं, आपका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिखाइएगा। ठीक है, बताइएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।